हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवा साइंस में। और आज हम लोग फिर से वही चैप्टर लेकर के आए हैं जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ पार्ट। जैसे कि आप लोग का जैव प्रक्रम का पहला पार्ट पोषण और दूसरा आपका पार्ट था श्वसन। ये दोनों टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है परिवहन, जो कि जैव प्रक्रम का ही तीसरा पार्ट है। सबसे पहले आप लोग परिवहन समझिए कि परिवहन होता क्या है। हम लोग आपका ये जो 10th का किताब है इसमें कुछ ना कुछ हमारे शरीर में जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग का था पोषण। पोषण था कि जब हम लोग भोजन खा लिए, भोजन खाने के बाद जो भी काम हुआ तो वो हमारे शरीर में जो भी सारी चीजें थी वो हुआ। श्वसन में आपका था कि वो भोजन के कण आपके शरीर में टूटेंगे। वही आपका परिवहन में है, टूटने के बाद जो भी आपके शरीर में पोषक तत्व बनेंगे वो आपके रक्त के द्वारा, आपके ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में परिवहित हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं परिवहन हमारा कहता क्या है। परिवहन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी हमारे शरीर में बनने वाला पोषक तत्व हमारे शरीर के हर एक पार्ट में पहुंच जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य, आप लोग अगर इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं, परिभाषा देना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट लिखिए कि वैसी हमारे शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में बने हुए पोषक तत्व एक शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। और ये जो परिवहन का काम करवाते हैं इसके लिए आपका जिम्मेदार है रक्त। आपके शरीर में पाया जाने वाला रक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदार है परिवहन करवाने के लिए। परिवहन में बस आप एक समझ, जैसे आप लोग समझते हैं वाहन का काम क्या होता है, किसी भी वस्तु को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। वैसे परिवहन में रक्त हमारे शरीर में पोषक तत्वों को हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर रहा है। तो परिवहन का एक सबसे सटीक परिभाषा आप लोग लिखेंगे, परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा रहा है। कर रहे हैं आपके शरीर में पाया जाने वाला रक्त। तो ये आपकी प्रक्रिया है परिवहन का। हम लोग कुछ परिवहन में टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे रक्त के बारे में। इससे कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पिछले साल शायद 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे रक्त को। तो आइए हम समझते हैं रक्त को। कोई भी किसी के सामने भी अगर आप डायरेक्ट ब्लड का नाम लेते हैं किताब के थ्रू, या आप रक्त बोलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन किसी का भी होगा कि रक्त क्या है, रक्त होता क्या है। तो देखिए हमारे शरीर में किसी भी चीज के बनने का काम स्टार्ट होता है हमारे शरीर की इकाई, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका। यही कोशिका आपका मिल करके बनाती है ऊतक, और यही ऊतक जा करके अलग अलग अंग तंत्र, जैसे आपके किडनी, फेफड़ा, ये सारे अंग तंत्र हैं, और ये सारे मिल करके आपका एक बॉडी तैयार करते हैं। वैसा ही ऊतक हमारा एक रक्त है। ये रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग समझ गए होंगे, यानी कहने का मतलब है कि रक्त है क्या, पानी है हमारे शरीर में पाया जाने वाला, कोई कोशिका है, कोई पार्ट है। हाँ पार्ट है क्या, संयोजी ऊतक। तो रक्त क्या है, रक्त संयोजी ऊतक है। अब दूसरा चीज, ये जो रक्त आप लोग ब्लड देख रहे हैं ये केवल पानी जैसे पदार्थ नहीं है, ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका आता है प्लाज्मा, रक्त आपके 2 चीजों से मुख्य मिला हुआ है। एक प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है और एक कणिका है जिन्हें हम कोशिका भी कहते हैं। आपके ब्लड में 55% आपका प्लाज्मा होता है और कहीं ना कहीं 45% हमारा कणिका होता है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त 2 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्लाज्मा, दूसरा कणिका है। प्लाज्मा रक्त में 55% पाए जाते हैं, वही हमारी कणिका 45% मौजूद होती है। ये जो प्लाज्मा होता है आपका, आज जो ब्लड है और लिक्विड पार्ट में दिख रहा है वो प्लाज्मा के कारण है, क्योंकि प्लाज्मा में 90% जल पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है, 90% जल। वहीं आपका 10% कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जो 90% पाए जाते हैं। तो ये हमारा एक रक्त का परिभाषा है कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो कि 2 पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। पहला प्लाज्मा, दूसरा कणिका है। रक्त में प्लाज्मा 55% पाए जाते हैं, वही कणिका है 45% पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 90% जल मौजूद होता है, 10% कुछ प्रोटीन
जैसे रक्त का थक्का बनाने के लिए आप लोग पढ़ेंगे कुछ प्रोटीन होते हैं, हमारे शरीर में अन्य बहुत प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो ये 10% प्रोटीन आपके प्लाज्मा में मौजूद होती है। बाकी आगे हम देखेंगे ये कणिकाओं के बारे में, आप लोग ये पॉइंट वाइज लिख लेंगे। कणिकाएं हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और वही तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। इसे कहा जाता है लाल रुधिर कणिका। ये है आपका श्वेत रुधिर कणिका और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं डिम्बाणु। तो आप लोग देखिए हमें प्लाज्मा में क्या पाया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो प्लाज्मा में 90% जल 10% प्रोटीन है। वही कणिकाएं हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली आरबीसी जिसे हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं, दूसरा हम लोग का डब्ल्यूबीसी जिसे हम श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं और तीसरा हम लोग का प्लेटलेट्स जिसे हम डिम्बाणु कहते हैं। तो हम लोग बस ब्लड सुनते ही सोचते हैं कि बस एक लाल कलर का ब्लड होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो असलियत में ब्लड आपका एक प्रकार का ऊतक है और बना हुआ है 2 पदार्थों से मिलकर प्लाज्मा। कणिका हमारी 3 प्रकार की है, जिसे हम लोग आज जब आप लोग रिपोर्ट वगैरह आता है तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं काउंटिंग नंबर लिखा होता है कि हमारे शरीर में आरबीसी कितने होते हैं, डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, प्लेटलेट्स कितने। तो प्लाज्मा के बारे में तो आप लोग जान गए कि इसमें केवल 90% जल 10% प्रोटीन। आगे हम लोग जानते हैं कणिकाओं के बारे में, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका हम लोग 3 प्रकार की कणिकाएं पढ़ेंगे। पहला आपका आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और वही तीसरा हमारा प्लेटलेट्स। सबसे पहले कोई भी इनका वैज्ञानिक नाम पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछने जाने वाला बहुत ही क्वेश्चन है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का साइंटिस्ट नेम क्या है, वैज्ञानिक नेम क्या है, कितने बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है और वहां ऑप्शन में आपको दिया भी रहता है। हमारे आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट। वही डब्ल्यूबीसी का साइंटिस्ट नेम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। तो कणिकाएं 3 प्रकार की और तीनों का ये आपका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कई बार। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, वही डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये आरबीसी इसका फुल फॉर्म आप लिखेंगे तो रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का लिखेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल और उसको प्लेटलेट्स ही कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के ब्लड है जो हमारे शरीर में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आरबीसी लाल होती है, पर आप लोग डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को नहीं देखे होंगे। इसको देखने के लिए अगर आपको देखना है तो एक 3D एनिमेशन का वीडियो आप सर्च मारें और जितना भी ब्लड का जो भी पार्ट है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वैसे हम 3D एनिमेशन एक वीडियो में डाल देंगे, वहाँ पर आप लोग ब्लड का दिखा देंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। पहले हम लोग समझते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है क्या। आरबीसी जो है इसमें कुछ खास प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी लाल रंग का दिखाई देता है, यानी इसका कलर पूछा जाए तो ये लाल रंग का होता है। डब्ल्यूबीसी ये आपका श्वेत रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता है। यही कणिकाओं की आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जिसके कारण हमारा आरबीसी लाल रंग का होता है। उसके बाद पूछा जाता है इसका कार्य, तो वैज्ञानिक नेम हमारा हो गया हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण ये लाल होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका कार्य। तो कार्य में डायरेक्ट ये O2 और CO2 यानी गैसों का परिवहन करता है। तो ये हम लोग के आरबीसी के बारे में था। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है। आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। इसका कार्य, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसों का परिवहन करता है हमारे शरीर में। वही डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी को अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में 5
5 प्रकार की पाई जाती है जो अलग अलग तरीके से काम करती है। बस 10th क्लास में ज़्यादा ब्लड के बारे में डीपली नहीं पूछा जाता है, बस पूछा जाता है कि श्वेत रंग का कार्य क्या है। तो ये जो श्वेत रुधिर का काम क्या है, तो ये श्वेत रुधिर आपके शरीर में सुरक्षा प्रदान करती है। यानी जब हम लोग खाते समय या पोषक तत्वों के साथ कोई भी बेकार पदार्थ या कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस जाते हैं, तो ये WBC उन चीजों को बाहर निकाल देता है, नष्ट कर देता है। तो ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, सुरक्षा प्रदान करने का। वही हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बना करके रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो ये आपके ब्लड के बारे में था। तो अब जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके कार्य लिखिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन का जवाब है रक्त क्या है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है जो कि प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। हमारे शरीर में प्लाज्मा 55% और वही कणिकाएं 45% होती हैं। उसके बाद रक्त 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। लास्ट क्वेश्चन आपका कि रक्त के कार्य लिखे। तो रक्त के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य हमारा ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करते हैं। दूसरा कार्य हमारा ये हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। और चौथा, और आप लोग एक और काम याद रखें, ये आपका पहला कार्य था, ये दूसरा कार्य सुरक्षा, तीसरा आपका कार्य था रक्त का थक्का और चौथा कार्य तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण। तो ये तापमान नियंत्रण के बारे में आप लोग देख लेते हैं। तापमान नियंत्रण यानी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे शरीर का जो ऊष्मा होता है, जो ताप होता है, हमारे शरीर में कंट्रोल में रहता है। कभी कभी आपका तापमान बढ़ता है तो वही फीवर के रूप में हम लोग चेक करवाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। तो ये तापमान हमेशा नियंत्रण करने का काम हमारे शरीर में ब्लड ही करता है। यानी ब्लड ही है जिसके कारण हमारे शरीर में टेम्परेचर बना रहता है। तो ये आपका रक्त का कार्य था। उसके बाद हम लोग रक्त से रिलेटेड कोई NCERT पॉइंट्स देख ले रहे हैं। आप लोग यहीं पर सबसे खास बात यह है कि NCERT साथ में आप लोग को अंडरलाइन करवाते जाएगा और अधिकतर आप लोग इसी के लिए अलग से टाइम देते हैं ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए। तो आइए आज आपको टॉपिक के साथ ही ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर करवा दिया जा रहा है। अब अपने NCERT बुक में परिवहन का टॉपिक खोलेंगे। बुक के साथ आप लोग बैठे रहेंगे ताकि आप लोग को अंडरलाइन करवाया जाए, तो उसी टाइम आप लोग अंडरलाइन कर लें। दो टॉपिक्स पे आपके अंडरलाइन नहीं करवाए गए हैं, वो भी एक दिन आपको लास्ट दिन करवा दिया जाएगा। बाकी जो बच्चा हुआ आप लोग कर लेंगे। ये आपका मानव में जो भी हम लोग परिवहन टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपका परिवहन टॉपिक है। आप लोग देख सकते हैं 6.4 लिखा हुआ है मानव में वहन। कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, इस क्रियाकलाप में लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स। आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 116 नंबर पेज का NCERT देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर आपके इस पॉइंट्स में कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग कक्षा 9 में देख चुके हैं, यानी प्लाज्मा के बारे में। यहाँ पर ये जो हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है कि रुधिर एक तरल माध्यम, यहाँ जो पॉइंट बताए गए आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा पूछा गया कि रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो आप यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं प्लाज्मा क्या है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा। इसमें कोशिकाएं प्लावित होती है। ये सब लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से देखें। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप
यानी यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन उठता है, प्लाज्मा क्या है और इसके क्या कार्य है। प्लाज्मा एक तरल माध्यम है, रक्त में पाए जाने वाला एक तरल माध्यम है जो हमारे शरीर में भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे वर्ज्य पदार्थ का परिवहन करता है। तो यहाँ से आप एक शॉर्ट क्वेश्चन तुरंत पहले प्लाज्मा क्या है और इसके कार्य बताएं, और यहाँ आपके एनसीईआरटी में इस आंसर को लिखा हुआ है। उसके बाद हम पढ़े आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन पदार्थ रुधिर कोशिकाएं ले जाती है। बहुत सारे पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। तो यहाँ से आपके आरबीसी का कार्य लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स यहाँ पर आरबीसी का कार्य बताया हुआ है। यहाँ पर आपके आरबीसी का कार्य है। आप लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके, नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। एक तंत्र को भी सुनिश्चित करे इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमारा ब्लड ये जो काम कर रहा है पहुंचाने का, इससे हम लोगों को फायदा क्या होता है। देखिए क्या होता है, अगर हमारे शरीर में कभी कभी कोई कोशिका होती है जो नष्ट हो जाती है, जो खत्म हो जाती है या कोई भी चीज, तो ये जो आपका ब्लड जो है ये जितने भी पोषक तत्व ले जा रहे हैं, पोषक तत्व उस जगहों की नष्ट हुई जगहों की मरम्मत करता है फिर से। यानी आप समझ सकते हैं, जैसे दीवार पर देखते हैं पेंट करते टाइम पुट्टी जो मारा जाता है, आप देखते हैं कि उस पर अगर कोई जगह छूट भी जाता है तो पुट्टी मारते टाइम उसका मरम्मत भी कर दिया जाता है। तो सेम वही हमारे शरीर में भी होता है, अगर कोई कोशिका टूट फूट जाती है, नष्ट हो जाती है, तो हमारा ये ब्लड उसका फिर से मरम्मत करवा देता है। तो यहाँ से आपके एनसीईआरटी पॉइंट्स है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लें और इसमें से जो भी हो सके आप लोग सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। जैसे प्लाज्मा क्या है, इसके कार्य होता है, और यहाँ से आपका आरबीसी के बारे में दिया हुआ है कि आरबीसी का कार्य क्या है। उसके बाद इसमें और हम लोग पॉइंट देखेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आपके हृदय के बारे में दिया हुआ है, हमारा पंप हृदय। इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, बाकी हम लोग अभी रक्त में देख रहे हैं, इसलिए हम लोग रक्त के बारे में भी देखेंगे। देखिए, रक्त को पढ़ने के बाद आपका ये हृदय के बारे में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रक्त के बारे में, तो रक्त से रिलेटेड टॉपिक देखते हैं। जब आप रक्त के बारे में अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको एक पॉइंट्स मिलता है, आपको एक टॉपिक मिलेगा यहाँ पर किताब में, रक्तदाब। ये टॉपिक जो है आपका रक्तदाब, यहाँ से 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में। रक्तदाब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है रुधिर वाहिकाओं की भित्ति में जो भी विरुद्ध दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ये जो डायग्राम दिया गया है, सबसे ज्यादा समझ में आएगा आपको इस डायग्राम से। इस डायग्राम को समझने का कोशिश करेंगे। कभी कभी हमारे शरीर में कारणवश होता क्या है कि जो रेगुलर ब्लड फ्लो हो रहे हैं, यानी हमारे शरीर में जो रक्त परिवहन हो रहे हैं, कभी कभी हमारे शरीर में किसी कारणवश से उन नलिकाओं पर कोई दाब पड़ता है। दाब होने के कारण होगा क्या, आपका ये जो स्टीरियर रास्ते से एक समझिए एक पाइप का एग्जांपल लीजिए जिससे लगातार पानी फ्लो हो रहा है। कहीं आप पैर रख देते हैं तो देखते हैं कि वहां से दाब पड़ जाता है और पानी का परिवहन अच्छे से नहीं हो पाता है। सेम वैसा ही हमारे शरीर में लिखा हुआ है रुधिर वाहिकाओं की भित्ति जो परत है, जब उस पर हम विरुद्ध दाब लगाते हैं, कोई दाब लगा देते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, रक्त दाब कहते हैं। वही सेम एग्जांपल जो पाइप के द्वारा पानी फ्लो रहा है, पैर रख दे तो वहां से पानी पास ना होता है, यही आपका रक्तदाब है। ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, बोला हुआ है यहाँ सब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा, रक्तदाब किसमें अधिक होता है, शिराओं में या धमनियों में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो दाब पड़ता है रक्तदाब, ये आपका अधिक होता है धमनियों में। धमनियों में आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन वाले ब्लड का फ्लो होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन, संकुचन के द्वारा प्रकुंचन, अनुशीतलन के दौरान अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। इस चीज को आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करें, शब्द पे ध्यान ना दें क्योंकि यहाँ पे शब्द आप लोग कंफ्यूज कर देगा एनसीईआरटी। यहाँ पर 2 प्रकार के दाब पड़ेंगे। एक तो वो दाब आप जब किसी भी पाइप में पानी फ्लो करेंगे तो एक आप बटन जैसे ऑन करेंगे वहां से पानी जाएगा, पर जैसे आप अचानक से बटन को ऑफ करते हैं वो पानी कहीं ना कहीं पीछे की ओर खींच जाएगा। यानी एक जाने का काम हो रहा है और एक दूसरा आने का। जब टंकी से पानी पंप किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक तरफ जाएगा और दूसरी तरीके से जब हम अचानक से बंद कर दें तो पानी
वही दाब लिखा हुआ है, संकुचन, प्रकुंचन या अनुशीतलन, शीतलन, ये सारा वही चीज है। हम लोग जब बीपी वगैरह, रक्तदाब को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है, बीपी। हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है 80 mm या 120 mm होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का, यानी स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर पूछ दिया जाए तो स्वस्थ व्यक्ति का प्रकुंचन दाब जो होता है, यहाँ शब्द पे ध्यान देंगे आप लोग, प्रकुंचन दाब जो होता है वो 120 mm का, और अनुशीतलन दाब जो होता है वो 80 mm का होता है। यानी ऑब्जेक्टिव से पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर में प्रकुंचन दाब कितना होता है, तो 120 mm पारा का, और अनुशीतलन दाब कितना होता है 80 mm। अब समझिए आप 120 और 80 क्या है। जब हम पानी को धक्का देते हैं तो कहीं ना कहीं वो तेजी से जाएगा, किसकी अपेक्षा में, आने की अपेक्षा में। जब वो वापस आएगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, वही हमारा अनुशीतलन दाब है, यानी वापस आने का काम है। और जब जा रहा है तो वही हमारा प्रकुंचन दाब है। तो कभी भी प्रकुंचन का मतलब समझेंगे आप लोग कि जा रहा है और उसकी जाने की गति तेज होगी तो वो 120 mm का होगा। अनुशीतलन वापस आ रहा है, यानी वापस आने का गति जो घट जाता है वो हमारा 80 mm का है। तो यहाँ से हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्तदाब क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है और किसमें रक्तदाब अधिक हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी से सब्जेक्ट के साथ हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, रुधिर वाहिकाओं पे जो विरुद्ध दाब पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं। शिराओं की अपेक्षा में धमनी में रक्तदाब अधिक होता है, और एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब यानी प्रकुंचन दाब 120 mm एवं अनुशीतलन दाब 80 mm का होता है। तो रक्त क्या है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, इसके कार्य लिखने के बाद रक्त से ही रिलेटेड एक और टॉपिक रक्तदाब, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग को अंडरलाइन करवा दिया गया है, आप लोग इस सब्जेक्ट को क्लियर कर देंगे। आगे का टॉपिक देखते हैं इसमें परिवहन में। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्तदाब को किससे मापा जाता है, तो इस थार्मोमीटर से। आपका दिया हुआ है यहाँ पर, इसको नोट जरूर कर ले। स्फाइगोमैनोमीटर की सहायता से रक्तदाब को मापा जाता है। एक प्रकार का यंत्र है जो ब्लड प्रेशर को मापने का, आप लोग बीपी मापते हुए देखें उस मशीन, उस यंत्र का नाम है स्फाइगोमैनोमीटर। तो स्फाइगोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अतितनाव भी कहते हैं, धमनियां सिकुड़ना, ये सब आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें होता क्या है, आप लोग सुने होंगे कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हानिकारक माना जाता है, इसलिए क्योंकि धमनी पर जब ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो धमनी का फटने का चांस ज्यादा होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोगों को जो याद करने वाला चीज है वो अंडरलाइन करवा दिए गए कि रक्तदाब में आप लोग से पूछ सकता है कोई क्वेश्चन कि रक्तदाब किस में ज्यादा होता है, शिरा में या धमनी में, तो आपका आंसर होगा धमनी में। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फाइगोमैनोमीटर से। रक्तदाब क्या है उसका भी परिभाषा मिल गया, प्रकुंचन दाब क्या है, अनुशीतलन दाब क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ हम लोग का नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। देख लो आप लोग का लिखा हुआ है नलिकाएं एवं रुधिर वाहिकाएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। धमनी क्या है, शिरा क्या है, और वही आपके यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपको दो सवाल बार मिलेगा, धमनी की भित्ति, शिरा की भित्ति। आप लोग को दो बार ज्यादा मिलेगा, धमनी की भित्ति और शिरा। यहाँ आप लोग देख चुके हैं, वैसे लिखवाया गया क्वेश्चन है ये, धमनी और शिरा का अंतर स्पष्ट करें 10th वालों को। तो वहां पर लिखवाया गया था कि धमनी की जो, पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। इसमें लिखवाया क्या है आपका, तो आप लोगों को शायद क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका लिखवाया गया है, जब धमनी और शिरा के बारे में लिखवाया जाता है तो लिखवाया जाता है कि धमनी की भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। कभी भी आप अपने हाथ वगैरह या शरीर के किसी पार्ट पर नस को देखने का ट्राई करिएगा, आपको कभी भी लाल वाला नस नहीं दिखता है, या तो वो आपको हल्का ग्रीन कलर का दिखाई देगा या हल्का नीला कलर का। जो नीला कलर का आपको अक्सर दिखाई देता है वो हमारी शिराएं होती है।
धमनी आपको अपने शरीर में जल्दी नहीं दिख सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो परतें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। सेम वैसा ही जब आप लोग खिड़की वगैरह में कोई कांच का शीशा देखते हैं तो कुछ अलग अलग टाइप के कांच के शीशा मिलते हैं। एक ऐसा जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम लोग नहीं देख सकते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में वाहिकाएं की कुछ परतें होती हैं। जैसे धमनी की जो परत है, ये आपकी धमनी की परत बहुत मोटी होती है, इसमें आप लोग इस धमनी को आसानी से नहीं देख सकते हैं। और वही शिरा की बात की जाए तो उसकी भित्ति जो होती है वो पतली होती है। वही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, धमनी रुधिर वाहिकाएं ब्लड को हमारे शरीर में हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है। तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट कि धमनी के काम क्या है। धमनी का काम है यहाँ पर हमारे शरीर में ब्लड को हृदय से पकड़ती है, हमारे हार्ट से पकड़ती है और पूरे शरीर तक ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है। यहाँ पर उसका विशेषता लिखा हुआ है कि धमनी की भित्ति होती कैसी है, तो आपकी धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि हृदय रुधिर से उच्च दाब से निकलता है। अब ये इसका कारण सुनिए कि हमारी जो धमनी की भित्ति होती है वो मोटी और लचीली क्यों होती है। इसके कहने का मतलब है, अगर पाइप का जो हम परत बना रहे हैं, आप लोग इस पे इमेजिन करिएगा, जिस पाइप से आप लोग पानी भेज रहे हैं और बाई चांस जो टंकी है प्रेशर से अगर पानी भेजती है, अगर वो पाइप पतला हो तो उसको फटने का चांस ज्यादा होता है। पर अगर वो पाइप की परत जो होती है अगर मोटी हो, स्ट्रांग हो, लचीली हो, ढीलापन हो उसमें, तो उससे कितना भी प्रेशर से पानी भेजा जाए वो जल्दी फट नहीं सकता है। इसी कारण हमारी जो धमनी की भित्ति है वो मोटी और लचीली होती है क्योंकि हृदय से जो ब्लड आता है वो बहुत उच्च प्रेशर से आता है, हाई प्रेशर से आता है, उच्च दाब से आता है, जिस कारण हमारी धमनी की भित्ति जो है वो मोटी और लचीली होना जरूरी है। वही शिरा की बात की जाए अगर, तो शिराएं विभिन्न अंगों से, शिरा का काम क्या है, रुधिर का काम है हमारा हृदय से ब्लड को लेकर के पूरे शरीर में भेजना। वही शिरा का काम है पूरे शरीर से रुधिर को इकट्ठा करेगी और आपके हृदय में आकर के छोड़ देगी, वापस हृदय में लाती है। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर ले, सब्जेक्टिव बनेगा। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए बल्ब होते हैं। बोल रहा है कि शिरा में मोटी भित्ति की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो उनका जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है और उनका काम दोबारा नहीं है, वो एक बार चल के वापस आ जाता है। पर धमनी का जो काम है वो बार बार होता है, हर एक शरीर के पार्टों में जाना होता है। तो इस कारण से शिरा का जो भित्ति है सबसे ज्यादा आंसर सटीक है आपका कि लो प्रेशर होता है, इसीलिए इनकी भित्ति जो है वो पतली होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी अंग या उत्तर तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। किसी अंग या उत्तर तक पहुंचकर जब भी धमनी, अब सोचिए आप लोग धमनी के आपके शरीर में हृदय से निकल के कहाँ जाते हो, किडनी के पास, आपके पैर के पास, हाथ के पास, यानी आपके शरीर के हर एक पार्ट के पास, जिसके कारण जो धमनी है वो छोटी छोटी वाहिकाओं में बढ़ जाती है, जिसमें सभी कोशिकाओं में रुधिर का संपर्क हो सके ताकि आपके शरीर में हर एक पार्ट में क्या हो जाए, ब्लड जा सके। सबसे छोटी वाहिका की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर आसपास की कोशिकाओं के भरे पतली भित्ति। ये सारा चीज आप छोड़िए, बस यहाँ पे काम लिखा हुआ है, पहले आप धमनी और रुधिर को, धमनी और शिरा को समझने का कोशिश करिए। हम लोग पढ़ चुके हैं रक्त क्या है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं और रक्त दाब। यहाँ पर जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं नलिका और वाहिका है, ये जब टॉपिक को आप लोग स्टार्ट करेंगे आपके दिमाग में तुरंत सटीक से कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हम लोग इस टॉपिक का मतलब धमनी और शिरा के बारे में पढ़ रहे हैं। धमनी का जो परत होता है मोटा होता है, इसलिए मोटा होता है क्योंकि उसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वही शिरा का जो परत होता है बहुत पतला होता है। परत पतला इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो ब्लड जाता है वो लो प्रेशर के साथ जाता है। तो ये टॉपिक में जब भी आप लोग टॉपिक को खोलेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन उठेगा धमनी और शिरा का अंतर स्पष्ट करें, या धमनी क्या है इसके कार्य होता है, शिरा क्या है इसके कार्य होता है। बाकी आपका प्लेटलेट्स का अनुरक्षण या लसिका वगैरह दिया हुआ है। हृदय के बारे में परिवहन का आधा टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी आप लोग को जितना लिखवाया गया है एनसीईआरटी के साथ आप लोग अंडरलाइन कर ले और टॉपिक्स को वहीं पे क्लियर कर ले।